मेरे खाटू वाले श्याम तू कितना सोना है। कल हमने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रखा है, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं ना, ठीक है, यानी ये जो रैखिक युग्म समीकरण दे रखे हैं, इनका जो सॉल्यूशन है, इनका जो हल है वो क्या है, मैनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है। तो अब मुझे ये बताइए, मैनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन कब होते थे, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की कंडीशन क्या होनी चाहिए। खड़ा हो जाओ लास्ट थोड़ा बताओ, पैरेलल में होंगे मैनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, खड़ा हो जाओ भाई। कंडीशन बता क्या है, A1 अपॉन A2 प्लस इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। बैठ जा, बैठ भाई। क्या कंडीशन है भाई, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉन्सिडेंट हो और कॉन्सिडेंट की कंडीशन A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 तब होती थी। पैरेलल में तो कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, जब लाइन नहीं मिली, जब तक लाइन मिलेगी नहीं तब तक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो पैरेलल लाइन कभी मिलती है, बता, खड़ा जा। फिर कैसे बता दिया तूने, और इंटरसेक्टिंग में लाइन मिलती है लेकिन केवल एक पॉइंट पे मिलती है, इसलिए उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब केवल एक सॉल्यूशन होगा। और कॉन्सिडेंट में एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, इसलिए वो बहुत से पॉइंट पे जाके मिलती हैं, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मैनी इनफाइनाइट की सॉल्यूशन होगा। बैठिए, अब बताइए इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में A1 की वैल्यू क्या है, आप खड़े हो जाइए, बताइए A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू -7 क्योंकि इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए, यानी 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको ले आइए a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, और ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का 3a माइनस का b और प्लस का 2, ये साइन चेंज हो गए। बताइए अब A2 की वैल्यू बताइए, A2 की सर 3 -3, A2 की वैल्यू 1। अरे A2 की वैल्यू क्या होगी इन समीकरणों को बताइए, देख के, ये होगी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, बताइए। वन आएगी सर, 1 आएगा, यस सर। खड़े हो, बैठ, क्या आएगी a माइनस बी। अरे सेकंड लाइन में देख रही है क्या, सेकंड लाइन में x का कोएफिशिएंट होगा वो A2 की वैल्यू होगी, और y का जो कोएफिशिएंट होगा वो B2 की वैल्यू होगी, और ये सारा क्या होगा, C2 की वैल्यू इज इक्वल टू में क्या होगा, 0 लगा दो, ठीक है। बैठ, A2 की वैल्यू a माइनस बी, B2 की वैल्यू a प्लस बी, और C2 की वैल्यू क्या होगी भाई, माइनस का 3a माइनस का b प्लस का, ठीक है। अब गिवन है, क्या गिवन है, गिवन दैट pair of linear equations having infinitely many solution, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इसने बता रखा था, सो लिख दीजिए, सो क्या कंडीशन लेके चलेंगे, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई, तो A1 की वैल्यू क्या है 2, और A2 की a माइनस बी, और B1 की
3/a+b इज इक्वल टू -7 में माइनस का 3a माइनस का b प्लस b। ये हो जाएगा। हमने a और b की वैल्यू निकालनी थी तो हम क्या करें, पहला और दूसरा रेशो ले लेते हैं। ठीक है, देखिए टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड रेशो, ये रेशो हो गया ना, एक ये रेशो हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो पहला और दूसरा रेशो ले लिया, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड रेशो। ठीक है, तो पहला क्या है 2/a - b इज इक्वल टू 3/a+b। ठीक है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसकी के साथ में और इसके साथ में। जब इसके साथ में करोगे पहले इसकी कीजिए, इसके साथ में 3a माइनस का 3b इज इक्वल टू वही इसके साथ में करोगे 2a प्लस का 2b। अब a वाले इधर ले आए और b वालों को उधर शिफ्ट कर दें, तो 3a माइनस का 2a इज इक्वल टू 2b। ठीक है, और ये माइनस का 3b इस साइड आके प्लस का 3b हो जाएगा। ठीक है, तो 3a माइनस 2a कितना हो गया, a इज इक्वल टू 2b प्लस 3b कितना हो गया 5b। इसका इक्वेशन हम क्या मान लेंगे। ठीक है, अब क्या लेंगे, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड रेशो। अब सेकंड और थर्ड, पहले फर्स्ट और सेकंड, फिर सेकंड और थर्ड। तो लीजिए बताइए क्या आएगा, 3/a+b इज इक्वल टू माइनस का 7 माइनस का 3a माइनस का b प्लस का 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसके साथ में और इसके साथ में, इसके साथ में कीजिए, बोलिए क्या आएगा, पहले इसकी कीजिए माइनस का 7a माइनस का 7b। ठीक है, और इसकी कीजिए अब माइनस का 9a माइनस का 3b प्लस में 6 हो गया भाई। ठीक है, हम a वाले इधर ले आइए। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, इसको इधर लेके आओगे तो माइनस का 7a प्लस का 9a, इसको साइड शिफ्ट कर दीजिए, माइनस का 3b और प्लस का 7b प्लस का 6। ठीक है, b वालों को राइट हैंड साइड में रखा। अब यहाँ पे क्या बचा, 2a इज इक्वल टू प्लस का 4b, क्योंकि माइनस का 3b प्लस का 7b प्लस का 4b और प्लस में 6। ठीक है, तो देखिए अब मैंने एक चीज़ और समझाई थी, क्या जो एक स्टेटमेंट से अगर कटते हो तो काट दीजिए। देखिए यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे भी 2 से, यहाँ पे भी 2 से, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, 2 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे a बच जाएगा, यहाँ पे 2b प्लस में 3। बोलो समझ में आया नहीं आया। अब देखिए ध्यान से, एक a इज इक्वल टू कितना था 5b, तो एक की जगह यहाँ पे क्या रख देंगे 5b। अब लिखिए इसका इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4। तो देखिए a की जगह रखा 5b इज इक्वल टू 2b प्लस में 3, 2b को इधर ले आइए, कितना बच गया 3b इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू कितना आ गया, b की वैल्यू 1 आ गई भाई। अब ये b की वैल्यू 1 कहाँ पे रख देंगे, इक्वेशन 3 के अंदर। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 a इज इक्वल टू, बताइए क्या आया 5 × 1, a इज इक्वल टू कितना आया 5। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। एक बार दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। देखो इसने क्या बताया था, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये जो दे रखे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनका जो सॉल्यूशन है ना वो क्या है, मैनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, मैंने तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। ठीक है, मतलब कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में थी, इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लिया। इसी तरह से इस वाली टर्म्स को, ठीक है, इज इक्वल टू में 0।
फिर कंपेयर करवा दिया, पहली इक्वेशन उसका x का कोफिशिएंट a1 होगा, y का कोफिशिएंट b1 होगा, जिसके साथ में x y नहीं होगा वो c1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे x का कोफिशिएंट सेकंड लाइन है तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा a2 b2 और c2, ठीक है, ये लिख लिया यहाँ पे। अब इसने दे रखा था गिवन दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग मेनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बता रखा था, तो इस वजह से क्या हुआ, ये इसी तो कंडीशन में होता था मैनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, ये रख दिया। अब a1 की जगह a1 की वैल्यू, a2 की जगह a2 की वैल्यू, ये वैल्यू रख दी। फिर हमने रेशियो ले लिया, फर्स्ट और सेकंड रेशियो लिया, ठीक है, उसको सोल्व किया तो ये बन गया। फिर सेकंड और थर्ड रेशियो लिया तो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, a की वैल्यू यूज कर ली, मतलब ये वाली इक्वेशन 3 है वो यहाँ पे यूज कर ली। यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, b की। अब ये b की वैल्यू किस में रख दी, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ये पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। अब देखिए सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, बोलिए। 3x plus y 3x प्लस y is equal to 1 इज इक्वल टू 1 bracket 2k minus 1 bracket 2 close x plus k minus 1 2a था यहाँ पे, k sir 2k, yes sir k plus k minus 1 y is equal to 2k plus 1 क्या बताइए, for which value of k will the following pair of linear equation have own solution कितना सॉल्यूशन, linear equation have own solution no solution भाई कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे k की वैल्यू बताइए क्या होगी, ठीक है। पीछे वाले में क्या था, मैंने इनफाइनाइटली सॉल्यूशन दे रखा था, इसमें बता रखे कि k की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या रखें कि इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन आएगा अपने पास में, समझ रहे हो। नो सॉल्यूशन कब आएगा, जब a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बराबर नहीं हो c1 बाय c2, ठीक है। तो देखो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए, 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए 2k माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस में k माइनस 1 इंटू वाई और माइनस का 2k माइनस का 1 दिस इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब इसमें a1 की वैल्यू बताइए मुझे क्या है, 3 और b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू -1 और a2 की वैल्यू 2k माइनस 1 और b2 की वैल्यू k माइनस 1 और c2 की वैल्यू है -2k माइनस 1, ठीक है, ये हो जाए। तो देखिए वही लाइन लिखेंगे, गिवन दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस having नो सॉल्यूशन। सो कोई सॉल्यूशन नहीं है तो क्या लेके चलेंगे, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 by c2 c1 बाई c2, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, a1 की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू -1 अपॉन -2k माइनस, ये बता रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इसको, फर्स्ट और सेकंड रेशो ले लें, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड रेशो। देखिए भाई 3 अपॉन 2k माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाय k माइनस 1। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए,
तो बताइए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा इसके साथ में 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1। अब k वाली कर लिया तो 3k माइनस 2k इज इक्वल टू ये माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा माइनस 1। क्या आया k इज इक्वल टू बोलिए 2 k इज इक्वल टू क्या आ गया भाई है 3 माइनस 1 कितना हो गया यहाँ पे। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे बोलो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे 2 यानी k की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए तभी इसका नो सॉल्यूशन आएगा। बात समझ में आ रही है भाई। इसमें सेकंड और थर्ड रेशो क्यों नहीं लिया क्योंकि उसमें दो कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी a और b की इसलिए दूसरा रेशो लेना पड़ा हमें। यहाँ पे तो केवल एक ही कांस्टेंट था क्या था k एक स्केलर की वैल्यू निकालनी थी ना यानी k की तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड रेशो से ही हमारी k की वैल्यू आ गई सेकंड और थर्ड लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे नो सॉल्यूशन था इसने बताया था कि इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर k की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इनका जो सॉल्यूशन है वो नो सॉल्यूशन आए तो हमने नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन ली हुई यहाँ पे ठीक है। फिर फर्स्ट और सेकंड रेशो ले लिया यहाँ से k की वैल्यू आ गई अपने पास में जो कि क्या आ गई k की वैल्यू 2 यही हमारा आंसर है बस। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें देखिए क्या बोला इसने सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी दो मेथड से निकालना आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से दो मेथड से। तो देखो कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने बता दिया था है ना एक्सरसाइज 3.3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कल बताया ही था ठीक है। फिर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बता देता हूँ एक बार और देखिए बोलिए क्या है 8x plus 5y 8x plus 5y is equal to 5y is equal to 9 3x plus 2y is equal to 4 ठीक है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर यूज करना तो ध्यान रखना स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे यानी 8x प्लस 5y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0 और इसको देखिए 3x प्लस का 2y माइनस का 4 दिस इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन नंबर 1 ये इक्वेशन नंबर ठीक है। देखिए अब a1 की वैल्यू क्या है अपने पास में 8 b1 की वैल्यू 5 c1 की वैल्यू -9 और a2 की वैल्यू 3 b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू 4 ठीक है। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे अब यहाँ देखिए x y और ठीक है। यहाँ पे क्या रखना है b1 और b2 यानी 5 और 2 फिर यहाँ पे रखना है c1 c2 यानी यहाँ से शुरू होना रेशो -9 और -4 इसको बीच में रखना है x और y के। इसी तरह से यहाँ पे y और 1 के बीच में रखना है। यहाँ पे 1 ये हर बार लेना है जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 और यहाँ पे 5 और मतलब जहाँ से शुरू किया वहाँ पे ही ख़त्म करना है ठीक है। तो देखिए अब x अपॉन इसके साथ में मल्टीप्लाई माइनस का 20 और इसके साथ में करेंगे -18 लेकिन फॉर्मूले में माइनस है यहाँ पे जब इस साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज लेकिन जब राइट से लेफ्ट मल्टीप्लाई होती है तो माइनस आएगा तो प्लस लिखेंगे प्लस आएगा तो माइनस क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे क्यों क्योंकि फॉर्मूले माइनस है इज इक्वल टू y अपॉन में माइनस का 27 और प्लस का 32 है ठीक है इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 8 to the 16 माइनस 15 ठीक है। तो x अपॉन कितना आ गया यहाँ पे -2 और y अपॉन में क्या आ गया 5 और 1 अपॉन ठीक है। तो मैंने बताया था जब राइट हैंड से ये जो लास्ट वाला रेशो है अगर ये 1 अपॉन 1 आ जाए यानी प्लस का 1 अपॉन 1 आए तब x के नीचे जो वैल्यू लिखी है वो हमारा x की वैल्यू हो जाएगी और जो y के नीचे
लिखा हुआ है वो y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, -2 और y की वैल्यू ठीक है, बोलो समझ में आ गया। अगर 1/1 आए तो सर 1/1 नहीं आया, 1/2 आ गया या 1/-1 आ गया तो हम पहला रेशो लास्ट वाले के रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से फिर y की वैल्यू के लिए सेकंड थर्ड के, यानी ये दोनों रेशो हमने किसके इक्वल रखना है, लास्ट वाले की। ठीक है, अगर ये 1/1 आ जाए तब रखने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए वही क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बताया इसने, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। क्या बताया भाई, ये जो प्रॉब्लम्स दे रखे हैं इनसे हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है, बनाना है। ठीक है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, और इनके सॉल्यूशन भी निकालने हैं। इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट हो जाता है तो ठीक है, मतलब नॉन पैरेलल होए तब आपने सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, फिर आगे बाई एनी एल्जेब्रिक मेथड, कोई भी एल्जेब्रिक मेथड लगा सकते हो। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है, तो हमने 3 मेथड सीख लिए हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कोई भी मेथड लगा सकते हो, जो इजी रहे वो लगा लेना। ठीक है, तो देखिए करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। देखिए क्या बोला इसने फर्स्ट पार्ट में, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। क्या बताया भाई, हॉस्टल का चार्ज जो है वो मंथली में क्या है भाई, फिक्स्ड है। ठीक है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मैस। ठीक है भाई, मैस के ऊपर जो अतिरिक्त दिन, ठीक है, अतिरिक्त दिन अगर उसने मैस के ऊपर भोजन किया है, फूड लिया है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा भाई। ठीक है, मंथली का तो फिक्स हो गया, उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा डेज अगर उसने फूड लिया है मैस के ऊपर तो उसका अलग चार्ज होगा। ठीक है, व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज सी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस। क्या बताया भाई, जब एक स्टूडेंट ए ने ठीक है उस हॉस्टल में भोजन किया तो उसने कितने रुपए दिए, 1000 रुपये। कितने दिन के, 20 दिन के। उसने 20 दिन भोजन किया और उसने कितने रुपए दिए भाई, 1000। ठीक है, तो आगे देखो, वेयर एज ए स्टूडेंट बी, जबकि स्टूडेंट बी ने वो टेक्स फूड फॉर 26 डेज, जबकि बी ने कितने दिन भोजन किया, 26 दिन। उसने कितने रुपए देने पड़े, 1180। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। क्या भाई, फिक्स चार्ज बताइए और पर डे का चार्ज बताइए। अरे उस हॉस्टल का जो चार्ज है ना वो मंथली चार्ज कर रखा है उसने 1 महीने का, लेकिन उस 1 महीने के अंदर क्या है, एक तो फिक्स चार्ज कर रखा है, ठीक है, और एक वो फिक्स चार्ज जो जितने दिन का बना रखा है, ठीक है, उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा डेज उसने भोजन किया तो उसके लिए अलग से उसने चार्ज देना पड़ेगा। जैसे कि वो नहीं था एक लाइब्रेरी वाला सुशी और सरिता वाला क्वेश्चन था, ठीक है भाई, पहले 3 दिन का चार्ज अलग था, है ना, पहले 3 दिन के लिए, ठीक है, और 3 दिन के अतिरिक्त अगर अलग से वो बुक रखी गई है उसका अलग से चार्ज देना पड़ रहा था उसको, है ना। क्वेश्चन वही है, उसी टाइप का है, ठीक है, बट इसमें जो चार्ज है वो बुक्स का नहीं है, किसका है भाई, फूड का है, जितने दिन वो फूड लेगा मैच के ऊपर, ठीक है, क्वेश्चन वही है। तो देखिए, लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज क्या मान लिया, x, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे क्या मान लिया भाई, y रुपीज, ठीक है, समझ में आया। अब उसने क्या बताया, ए ने कितने दिन भोजन किया था, 20 दिन, तो उसने कितना चार्ज देना पड़ा, कितने दिन भाई, 20 दिन किया ना, और कितने रुपए देने पड़े, 1000 रुपये देने पड़े। देखिए
कितने दिन भोजन किया था उसने? 20 दिन। 20 दिन भोजन किया। अब एक बात बताइए, कई बार जो हॉस्टल होते हैं उनका कुछ अलग से शेड्यूल होता है, जैसे कि वो टेबल के ऊपर बैठा, चाहे उसने भोजन किया या नहीं किया, तभी जैसे फिक्स चार्ज नहीं बोल देते हैं, आपका तो चार्ज हो गया भाई, ठीक है ना। तो मतलब इसने जो फिक्स चार्ज है वो क्या बताया, एक्स मान लिया हमने, और ये जो वाई माना हमने पर डे का, यानी जितने दिन वो भोजन करता रहा उसके लिए मैंने क्या मान लिया, वाई। तो देखिए ये जो एक्स चार्ज हुआ ना, एक्स चार्ज जो हुआ वो तो लग गया। अब ये जो वाई चार्ज है, जितने दिन वो भोजन करेगा वो चार्ज है, मतलब कितने दिन भोजन किया उसने, 20 दिन। तो एक दिन का चार्ज है वाई, तो 20 दिन का कितना हो गया, बात समझ में आ रही है? जैसे ही वो टेबल के ऊपर बैठा ये चार्ज तो उसका लग गया, ठीक है। अब वो जैसे ही भोजन जितने दिन करेगा उस टेबल के ऊपर बैठ के, उसका जो चार्ज है वो अलग से है, बात समझ में आ रही है? उसने कितने दिन भोजन किया मैं इसके ऊपर बैठ के, 20 दिन। मैंने वाई माना पर डे का, तो कितना हो गया, तो यानी इक्वेशन बन गई x प्लस 20y दिस इज इक्वल टू y 1000। बोलो समझ में आया नहीं? ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और वो भी क्या है, फर्स्ट कंडीशन। ये फर्स्ट कंडीशन होगी, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन पे बोलिए, x प्लस 26y इक्वल टू 1100। क्योंकि जो b है उसने कितने दिन भोजन किया भाई, 26 दिन, यानी x बड़ा तो लग गया, और 26y दिस इज इक्वल टू y 1180। ये इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन मिल गई हमें। अब हमने इसको किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सोल्व करना है, कौन सा इजी रहेगा ना, एलिमिनेशन अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो सब्ट्रैक्ट करोगे तो x से कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो? वैसे तो कौन सा भी लगा लो, तीनों से वैल्यू सेम आएगी। तो देखिए क्या करें, सब्ट्रैक्टिंग ऑफ इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को किस में से घटा दिया भाई, 2 में से घटा दिया। 2 को ऊपर रखिए, x प्लस 26y इक्वल टू 1100। फिर भाई x प्लस 20y दिस इज इक्वल टू y 1000। सब्ट्रैक्ट किया, माइनस माइनस ये, ठीक है, यहाँ पे हो गया 6y दिस इज इक्वल टू y 0 8 और 1। तो y इज इक्वल टू y 180/6 कैंसिल, यानी y इज इक्वल टू कितना आया। अब ये y की वैल्यू किस में रख दोगे, इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 में रखिए x प्लस 20 इंटू में 30 दिस इज इक्वल टू 1000। तो x प्लस 20 30 मल्टीप्लाई करोगे 600, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 400। वाह, फिक्स चार्ज देखो कितना बना रखा है, 400। फिक्स चार्ज कितना है उस हॉस्टल का, 400, और पर डे का कितना है 30 रुपीज। तो वही लिख दो 100 क्या भाई, फिक्स्ड चार्ज 400 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना 30। बोलो समझ में आया, बोलो। यस सर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या बता रखा है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। क्या बताया भाई, एक भिन्न है, अगर उसके न्यूमरेटर में 1 घटा दिया जाता है तब वो जो भिन्न है 1/3 हो जाती है भाई, 1/3 हो जाती है। एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दिया जाता है तब वो जो भिन्न है वो 1/4 हो जाती है। 8 जोड़ दिया जाता है भाई, 8 जोड़ दिया जाता है तब वो जो भिन्न है वो क्या हो जाती है भाई, 1/4। फाइंड द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन बताइए क्या है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। तो देखिए भाई अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट
फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। फ्रैक्शन में दो चीज़ें होती हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। तो उनको मान लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू एक्स। रुपीज मत कर देना, यहाँ पे एक्स रुपीज कर दो। कहीं फ्रैक्शन में कभी रुपीज देखा है? जब हमने कोस्ट निकालना होता है तो रुपीज मानते हैं, ठीक है। देखिए कईयों का दिमाग खराब हो जाता है बेफालतू की चीज। लेट द क्या भाई डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्या मान लिया y। तो रिक्वायर्ड जो फ्रैक्शन है वो क्या बनेगी? अब जो फ्रैक्शन निकालने हमने x अपॉन y, ठीक है। क्योंकि फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला वो न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन देखिए, पहली शर्तानुसार बोलिए क्या बोला इसने? क्या बोला इसने? न्यूमरेटर में कितना कर रहा है भाई? न्यूमरेटर में एक सब्ट्रैक्ट कर रहा है। न्यूमरेटर क्या माना हमने? x है। इसमें एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यानी x माइनस 1। इस x माइनस 1 से तो फ्रैक्शन बढ़ेगी नहीं, तो हमने डिनोमिनेटर भी लेना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में तो कोई फर्क करा ही नहीं इसने, उसमें तो एज इट इज रखा है। सिर्फ और सिर्फ क्या किया? न्यूमरेटर में ही एक सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। डिनोमिनेटर को एज इट इज। तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाती है भाई? 1/3 हो जाती है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके साथ में 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y, ठीक है। y को इधर ले आइए, 3x माइनस y और इसको साइड ले लीजिए इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए सेकंड कंडीशन में और बोलिए इसने क्या बोला? डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया जाए। तो इसका मतलब न्यूमरेटर तो एज इट इज भाई, सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या किया? 8 ऐड किया यानी y प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाता है भाई? 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए अब इसके साथ में करेंगे तो 4x इज इक्वल्स टू y प्लस 8। इसको इस साइड ले आइए तो 4x माइनस y इज इक्वल्स टू 8। इक्वेशन नंबर 2 गई। कौन सा मेथड इजी रहेगा? एलिमिनेशन। क्यों एलिमिनेशन इजी क्यों रहेगा भाई? क्योंकि y का कोफिशिएंट है वो सेम है। देखिए y का कोफिशिएंट यहाँ पे -1, यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट -1। तो क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। देख लो चाहिए सब्ट्रैक्टिंग ऑफ इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखिए 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये कट गया भाई। यहाँ पे क्या बचा? x इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू क्या है? 5। अब ये x की वैल्यू कहाँ पे रख दोगे? इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 के अंदर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो देखिए 3x की वैल्यू आई 5 और माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हो गया 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो माइनस वाई इज इक्वल टू वाई 3 माइनस 15, ठीक है। माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई इज इक्वल टू। तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? सोल्व किए रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या आ जाएगी बोलिए? x की वैल्यू कितनी आई? 5 और y की वैल्यू, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। अब देखिए भी क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? 4 का थर्ड पार्ट एक्सरसाइज 3.5 का। एक बार देख लें उसको। क्या बोला इसने? यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यस ने एक टेस्ट में 40 मार्क्स किए हुए, ठीक है। 40 मार्क्स से प्राप्त किए। इसने बोला है गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अगर उसको सही आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और गलत आंसर के लिए 1 नंबर कट जाता है, तब उसको क्या बोला कि वो 40 नंबर ले लेता है भाई टेस्ट के अंदर। क्या बोला? प्रत्येक सही आंसर के लिए उसको क्या मिले?
3 मार्क्स मिले भाई, और एक गलत आंसर के लिए कितने नंबर कट जाएं? 1, तो उसके 40 नंबर मिलते हैं। फिर आगे बोला हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। इसने बोला इसी पैटर्न को उस टेस्ट में अगर चेंज कर दिया जाए, क्या भाई सही आंसर के लिए कितने नंबर मिले? 4 नंबर। एंड 2 मार्क्स बीइंग रिड्यूस्ड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, यानी गलत आंसर देने पर उसके 2 नंबर कट जाएं, तो उसके कितने नंबर आते हैं भाई? यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। समझ रहे हो? तब उसको कितने अंक प्राप्त होते हैं भाई? 50। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन ए टेस्ट, यानी टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन थे, यानी प्रश्नों की संख्या कितनी थी। समझ में आया भाई? इसने ये बोला कि यस ने 40 नंबर मिलेंगे कब? जब सही आंसर देने पर उसको 3 नंबर मिल जाए और गलत आंसर देने पर 1 नंबर लूज हो जाए, कट जाए, तब उसको 40 नंबर मिलते हैं। अब फिर उसने क्या बोला, अगर इस टेस्ट में क्या भाई सही आंसर के लिए कितने नंबर भाई? 4 नंबर मिले और गलत आंसर पर 2 नंबर कट जाए, तब उसको 50 नंबर मिले। ठीक है, तो उस टेस्ट में प्रश्नों की संख्या कितनी थी? समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, यानी सही जो आंसर दिए वो क्या मान लिए भाई? x। ठीक है, और लेट द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, वो क्या मान लिए? y। ठीक है, अब एक बात बताइए, करेक्ट आंसर x दिए, इनकरेक्ट y दिए, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? x + 5। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ए टेस्ट कितने हो गए भाई? x + y। अब आ रही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब एक बात बताइए ध्यान से, इन्हें क्या बताया, अगर वो सही आंसर दे तो उसको कितने नंबर मिले? बोलिए 3 नंबर मिले। ठीक है, और नंबर ऑफ करेक्ट आंसर क्या मान रखे हमने? x, और 3 नंबर मिलेंगे तो बताइए कितने होंगे उसके? 3x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भाई? 3x। समझ रहे हो? और इसी तरह से इसने बताया अगर वो इनकरेक्ट आंसर दे, गलत आंसर दे, तब उसका कितना नंबर लूज होगा बताइए? 1 नंबर, है ना। और इनकरेक्ट आंसर क्या मान रखे हमने? y। एक गलत दिया तो कितने नंबर कटेंगे बताइए? -y, है ना, -1y या फिर -y भी बोल सकते हो। इस तरह से इसको कितने नंबर मिलेंगे? 40 मार्क्स मिलेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी भी। ये फर्स्ट कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन में इसने क्या बताया, अगर इसी टेस्ट में सही आंसर देने पर अगर उसको 4 नंबर मिले और गलत आंसर देने पर 2 नंबर कट जाएं, तब उसको कितने नंबर मिलेंगे? 50 नंबर मिलेंगे। यही तो बोला इसने। और सही आंसर क्या मान रखे हमने? x। 4 अगर सही देगा तो कितने हो जाएंगे? 4x हो जाएंगे भाई। बात समझ में आ रही है भाई? तो 4x हो जाएगा, और गलत आंसर देने पर कितने कटेंगे भाई? 2। ठीक है, तो 2 गलत देगा तो 2y हो जाएंगे। समझ गए? तो माइनस का 2y, कितने नंबर मिलेंगे इस तरह से? 50। ठीक है, तो इस इक्वेशन को देखो सोल्व भी कर सकते हो। कैसे? देखो 2 से डिवाइड कर सकते हो इसको, तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, यानी 2x - y = 25। दिस इज इक्वेशन 2। अब इसको आगे सोल्व कर सकते हो आप, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा सही रहेगा? एलिमिनेशन, क्योंकि y वाले कोफिशिएंट बराबर है, क्योंकि यहाँ पे -1 है, यहाँ भी -1 है, तो क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। समझ गए? कर लोगे। यहाँ से दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी, फिर वो x और y की वैल्यू यहाँ पे रख देना। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे इन ए टेस्ट, यानी उस परीक्षा में जितने भी प्रश्नों की संख्या थी वो आ जाएगी अपने पास। ठीक है, कर लोगे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रखा है? प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। क्या बताया? प्लेस हैं 2, ठीक है, ए और बी, उसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है भाई? 100 किलोमीटर।
वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, ठीक है भाई, एक कार है जो कि कहाँ से शुरू होती है भाई, ए पॉइंट से, एंड अनदर फ्रॉम बी, और दूसरी जो कार है वो बी पॉइंट से शुरू होती है, एट द सेम टाइम, एक ही समय पर, ठीक है। इफ़ द कार्स ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, अगर ये दोनों कारें हैं वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में चलती हैं, लेकिन भिन्न भिन्न चालों से, दे मीट इन 5 आवर्स, क्या बताया, वे दोनों जो हैं कारें वो कितने घंटे बाद मिल जाती हैं भाई, 5 घंटे बाद मिलती हैं। कब, जब वो एक ही डायरेक्शन में हों लेकिन चालें दोनों की क्या हों, अलग अलग हों, ठीक है। इफ़ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, अगर वे दोनों एक दूसरे की तरफ, टुवार्ड्स का मतलब एक दूसरे की तरफ, ठीक है, अगर वे एक दूसरे की तरफ चलती हैं, दे मीट इन 1 आवर, ठीक है, तो वो कितने घंटे बाद मिलती है भाई, 1 घंटे बाद मिल जाती हैं। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स, यानी दोनों कारों की स्पीड्स बताने हमने कितनी है, ठीक है। तो देखिए अब कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, तो लिखिए, लेट द स्पीड ऑफ वन कार क्या मान ली भाई, x किलोमीटर पर आवर, लेट द स्पीड ऑफ अनदर कार, ठीक है, अनदर कार, दूसरी जो कार है उसकी स्पीड क्या मान ली, y किलोमीटर पर आवर, लेकिन सिंस में दिखाना x है वो y से बड़ी है, ठीक है, क्योंकि दोनों की चालें क्या बता रखी थी इसने, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इसने 2 कंडीशन बताई, जब वो कारें क्या भाई अलग अलग दिशाओं में चलती हैं, ठीक है, अलग अलग दिशाओं में चलती है तो 1 घंटे बाद मिलती हैं, जब एक ही दिशा में चलती हैं, ठीक है, तो कितने घंटे बाद मिलती है भाई, 5 घंटे बाद, है ना। तो मान लो कि ये है, जैसे प्लेस ए यहाँ पे है और प्लेस बी यहाँ पे है, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है भाई, 100 किलोमीटर। एक कार ए है, जैसे कि कार नंबर 1 और कार नंबर 2, ठीक है, कार ए है, कार फर्स्ट है वो ए पॉइंट से शुरू होती है और कार सेकंड है वो बी से। जब ये एक ही दिशा में चलती है, इसका मतलब समझे, यानी ये इस साइड चलती है तो ये भी इसी साइड चलती है, एक ही दिशा होगी, है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है ये, ठीक है, तो ये कितने घंटे बाद मिल जाती है भाई, 5 घंटे बाद। जब ये कार मान लो इस साइड चल रही है और ये इस साइड चल रही है, यानी एक दूसरे की तरफ, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, विपरीत दिशाओं में, ठीक है, एक इस साइड चल रही है तो एक इस साइड चल रही है, ठीक है, तब वो कितने घंटे बाद मिलती हैं, 1 घंटे बाद। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिलेटिव स्पीड से निकालनी पड़ेगी, लिखना यहाँ पे क्या, रिलेटिव स्पीड ऑफ कार फर्स्ट एंड कार सेकंड, ठीक है, यानी दोनों कारों की जो रिलेटिव स्पीड है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, ध्यान रखना। फर्स्ट कंडीशन में इन्हें क्या बताया, रिलेटिव स्पीड ऑफ कार फर्स्ट एंड कार सेकंड व्हेन कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, ठीक है भाई, जब कारें क्या हो एक ही डायरेक्शन में चलती हो, एक ही दिशा में चलती हो, तब उनकी रिलेटिव स्पीड्स क्या होगी, ध्यान रखना, क्या जब वो एक ही दिशा में चलती है ना, तब क्या है, बड़े वाली स्पीड में से छोटे वाली स्पीड घट जाएगी, तो वो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। तो बड़े वाली स्पीड कौन सी है, x, छोटे वाली y, तो क्या हो जाएगी रिलेटिव स्पीड, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। बोलिए समझ में आया नहीं यार। फिर है रिलेटिव स्पीड ऑफ कार फर्स्ट एंड कार सेकंड व्हेन कार ट्रेवल्स टुवर्ड्स
ईच अदर यानी एक दूसरे की तरफ चलती हो, ठीक है, समझ रहे हो। या फिर हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, व्हेन कार ट्रेवल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन भी लिख सकते हो, या टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे की तरफ। तब चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएगी, यानी प्लस हो जाएगी, यानी x + y किलोमीटर। बोलिए समझ में आया नहीं यार। तो भाई इनके बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है, टोटल डिस्टेंस गिवन लिखिए यहाँ पे, क्या भाई, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर। अब चलते हैं फर्स्ट कंडीशन पे, पहली शर्त अनुसार। फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन में क्या बताया, जब कारें एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे बाद मिलती है। तो डिस्टेंस है वो किसकी इक्वल होगी, स्पीड इनटू टाइम की, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस। फॉर्मूला होता है ना भाई, क्या 4 गुना समय बराबर क्या होता है, दूरी, या फिर दूरी बराबर 4 गुना समय होता है भाई। अब फर्स्ट कंडीशन में बताइए स्पीड क्या है, जब वो एक ही दिशा में चलती हैं तो स्पीड क्या होगी, एक ही दिशा में चलती हैं तो x - y, तो स्पीड होगी x - y। और कितने घंटे बाद मिलती हैं, तो टाइम हमारे पास कितना हो गया, 5 घंटे भाई। और कितनी दूरी तय करेगी, वो तो समझ में आया नहीं, ठीक है। तो ये 5 गुणा में है, उस साइड जाके भाग में हो जाएगा, गुणा में है भाग में हो जाएगा भाई, 100/5 कैंसिल आउट, ठीक है। तो x - y बराबर कितना हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2। ये समझ में आया। इसी तरह से आप सेकंड कंडीशन पे आ जाइए। सेकंड कंडीशन में देखिए ध्यान से, क्या बताया इसने सेकंड कंडीशन में, फॉर्मूला तो वही लगे, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। सेकंड में बताया जब वो दोनों कारें क्या एक दूसरे की तरफ चलती हैं या फिर अलग अलग दिशाओं में चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। तो एक अलग अलग दिशाओं में या फिर एक दूसरे की तरफ चलते हैं तब स्पीड क्या होगी, तब चाल क्या होगी, एक दूसरे की तरफ बढ़ेगी, x + y। तो x + y, और कितने घंटे बाद मिलती है वो, 1 घंटे बाद। तो गुणा में क्या हो जाएगा, 1 भाई, बराबर में दूरी वही 100 किलोमीटर, ठीक है। तो x + y, अब देखो इसको एक को इसकी गुणा करोगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। x + y बराबर 100, इक्वेशन नंबर। बोलो समझ में आया। अब दोनों को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे भाई, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से, यानी एडिंग ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। जोड़ो भाई, x - y बराबर 20 और x + y बराबर भाई 100, ठीक है। जोड़ेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे, सीधे कट जाएंगे। देखो ये माइनस का ये प्लस का कट गया, तो x और x 2x बराबर में भाई 120, क्योंकि 100 और 20 कितना हो गया, 120। तो x बराबर कितना है बताइए, 120/2 कट गया भाई। x बराबर कितना आया, x 60 आया, तो y कितना आएगा, इसमें रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में देखिए x की वैल्यू कितनी थी, 60, प्लस में y बराबर कितना, तो y = 100 - 60, y = 40। लिख दीजिए। सो स्पीड ऑफ वन कार क्या भाई, क्या बनेगी, x जो कि कितनी आ गई, 60 किलोमीटर, और अनदर कार की क्या हो जाएगी, 40 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट। बोलो समझ में आया नहीं आया भाई, एक बार दोबारा देखिए। इसने ये बताया कि 2 प्लेस हैं A और B, ठीक है। एक कार है वो A प्लेस से स्टार्ट करती है चलना, और एक और कार है वो B प्लेस से स्टार्ट करती है चलना, ठीक है। इसने ये बताया जब ये दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो वो 5 घंटे बाद मिलती हैं, जब वो अलग अलग दिशाओं में चलती हैं या एक दूसरे की तरफ चलती हैं तब वो 1 घंटे बाद मिलती हैं, समझ रहे हो। तो इन दोनों ही कंडीशन में दूरी कितनी तय करेंगी वो,
बोलो 100 किलोमीटर, क्योंकि दोनों के बीच की ये ए और बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 100 किलोमीटर है ना, क्योंकि ये दोनों ही जो कारें हैं वो स्पीड कितनी तय करेंगी, स्पीड क्यों, दूरी कितनी तय करेंगी 100 किलोमीटर। समझ रहे हो बात को। तो अब देखिए मैंने मान लिया कार 1 है वो यहाँ से शुरू हुई, कार बी है वो यहाँ से, ठीक है, ये 100 किलोमीटर होगी। अब देखिए लेट द स्पीड ऑफ वन कार इज x किलोमीटर, ठीक है, एक कार की स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान ली, दूसरी की y किलोमीटर पर आवर। अब इसने ये तो बताया ही नहीं कि कार फर्स्ट की जो चाल है वो ज़्यादा है दूसरे वाली की, नहीं बता रखा, तो हमने दिखाना पड़ेगा यहाँ पे x है वो बड़ा है y से, इसका मतलब कार 1 जो है उसकी स्पीड ज़्यादा है दूसरे वाली से। समझ गए। अब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड ऑफ कार फर्स्ट एंड कार सेकंड व्हेन कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं, क्या भाई, जब कारें एक ही दिशा में चलती हैं तब चाल बराबर लिखोगे x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, जब कारें विपरीत दिशाओं में चलती हैं या फिर अलग अलग दिशाओं में चलती हैं तब चाल बराबर है x प्लस वाई हो जाएगी, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे टोटल डिस्टेंस इसने दे ही रखे, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे दोनों कारें 100 किलोमीटर। अब फर्स्ट कंडीशन में देखो ये फॉर्मूला याद रखना, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी दूरी बराबर है चाल गुना समय, तो चाल गुना समय बराबर है दूरी, ऐसे लिखना। तो वही पहली कंडीशन में बताया स्पीड है, यानी वो जो कारें हैं वो किस दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही है, तो एक ही दिशा में चल रही है तो स्पीड क्या होगी बोलो x माइनस वाई। और कितने घंटे बाद मिली वो 5 घंटे बाद, तो टाइम हो गया 5 और दूरी कितनी हुई 100, ठीक है। तो ये 5 गुना में था, उस साइड जाके बाद में हो गया, ठीक है। और ये इससे कट गया, कितना आ गया 20 आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर अब सेकंड कंडीशन में देखिए वही फॉर्मूला यूज कर लिया, अब की बार अलग अलग दिशाओं में वही, ठीक है, या फिर एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो चाल कितनी है x प्लस वाई, टाइम कितना था 1 घंटा, ठीक है, दूरी 100, एक 30 के साथ में गुणा करो उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो यही आ गया। अब दोनों इक्वेशनों को क्या कर लिया, सोल्व कर लिया, तो आंसर आ गया अपना। बोलिए समझ में आया नहीं आया। अब देखिए इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, चलो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट देखिए भाई क्या है। The area of a rectangle gets reduced by 9 square unit। क्या बताया, एक आयत का जो क्षेत्रफल है यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो रिड्यूस मतलब कम हो जाता है भाई, ठीक है, कितना 9 स्क्वायर यूनिट्स, 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, क्या बताया, अगर उसकी लेंथ कितनी कम कर दी जाए 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, और ब्रेथ है वो कितनी बढ़ा दी जाए 3 यूनिट्स, ठीक है। इन्हें बताया कि लेंथ में अगर 5 यूनिट की कमी कर दी जाए, ठीक है, और ब्रेथ में 3 यूनिट की बढ़ोतरी कर दी जाए, तब उस आयत का क्षेत्रफल है वो 9 यूनिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है भाई। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर लेंथ में यानी लंबाई में कितनी बढ़ोतरी कर दें 3 यूनिट की, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, और ब्रेथ में भी कितने यूनिट बढ़ा दी जाए 2 यूनिट, द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। बताया इसने क्षेत्रफल वो कितना बढ़ जाएगा फिर 67। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, यानी आयत की विमाएँ बतानी हमने क्या होंगी, यानी लंबाई और चौड़ाई। तो देखिए इजी सा है क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। तो भाई लेट द लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या मान ली x यूनिट, इसमें सेंटीमीटर नहीं दे रखा भाई, इसलिए हमने अगर यूनिट दे रखा होता सेंटीमीटर मीटर तो मीटर लगा देते या सेंटीमीटर जो भी है। अब नहीं दे रखी है यूनिट तो यूनिट लिख देना, ठीक है। मीडियम वाले क्या लिखेंगे x इकाई, और ब्रेथ वही y यूनिट, ठीक है। अब एरिया क्या हो जाएगा फिर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई
लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स, वर्ग इकाई, ठीक है भाई, ये हो जाएगा, समझ गए। तो देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन में देखिए, अब बोलो इसने क्या बोला फर्स्ट कंडीशन में, बोलो। Length is reduced 5 units and breadth is increased 3 units. यानी इन्हें बताया है कि लेंथ में कितना कम कर दिया जाए, 5 यूनिट रिड्यूस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, ठीक है। तो बताइए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ दी रेक्टेंगल क्या हो जाएगी, बोलिए फर्स्ट कंडीशन में, 9 square. x माइनस 5, बात समझ में आई क्या। इसने बताया था कि लेंथ में कितनी कमी कर दी जाए, यानी लंबाई में 5 यूनिट की, तो हमने मान ली x से 5 यूनिट कम करोगे तो x माइनस 5 हो जाएगी। और ब्रेथ भाई, ब्रेथ क्या हो जाएगी, है y प्लस 3, क्योंकि 3 की बढ़ोतरी की गई है तो y प्लस 3 यूनिट्स हो जाएगी। बोलो समझ में आया। अब इसने बताया एरिया जो है, एरिया वो कितना बढ़ जाएगा, कितना घट जाएगा, 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी पहले एरिया कितना था एक्स वाई, अब कितना हो गया एक्स वाई माइनस 9 स्क्वायर। ये बात समझ में आई भाई, बोलो रहे। बताया था इसने कि भाई लंबाई में अगर 5 यूनिट कम कर दिया जाए और चौड़ाई में 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए तो एरिया है वो 9 यूनिट कम हो जाएगा। हाँ तो देखो इसने क्या बताया था कि भाई 5 यूनिट कम कर दी जाए लेंथ को और यूनिट ब्रेथ में कितना बढ़ा दिया जाए 3 यूनिट, तो एरिया वो 9 यूनिट डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दिस इज इक्वल टू क्या होता है एरिया ऑफ दी रेक्टेंगल, है ना। अरे यही तो होता है, ठीक है। तो लेंथ क्या आई अपने पास है x माइनस 5 और ब्रेथ वही y प्लस 3 इज इक्वल टू वही एक्स वाई माइनस 9। इसको सोल्व करना, देखो इस x की इसके साथ में मल्टीप्लाई करवाइए तो एक्स वाई प्लस में 3x हो जाएगा भाई, और अब इस माइनस 5 की इसके साथ में और इसके साथ में करवाइए तो कितना हो जाएगा माइनस का 5y और माइनस का 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9, ठीक है। तो देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, क्यों, क्योंकि ये प्लस का है उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या बच गया अभी 3x माइनस का 5y, इसको उस साइड दे दिए तो माइनस का 9 प्लस का 15, ठीक है। तो 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू कितना हो गया 6, ये इक्वेशन नंबर। बोलो समझ में आया नहीं यार। ये फर्स्ट कंडीशन होगी भाई। अब सेकंड कंडीशन पे आ जाइए। सेकंड कंडीशन में इसने क्या बताया था, ये बताइए लेंथ ऑफ दी रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो क्या हो जाए 3 यूनिट बढ़ा दी जाए, यानी x प्लस 3 यूनिट हो जाए, और ब्रेथ भाई 2 यूनिट बढ़ा दी जाए, क्या कितना 2 यूनिट बढ़ा दी जाए, यानी y प्लस 2 यूनिट, ठीक है। और एरिया कितना बढ़ जाएगा फिर 67, यानी पहले था एरिया एक्स वाई, अब हो गया एक्स वाई प्लस 67 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। समझ में आया। अब ये फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे, क्या लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ दी रेक्टेंगल। तो बताइए अब लेंथ कितनी भाई x प्लस 3 इंटू ब्रेथ y प्लस 2 इज इक्वल टू y एक्स वाई प्लस 16। आया समझ में।
अब इसको सॉल्व करना है, वहीं इस x किसके साथ में मल्टीप्लाई, इसके साथ में, बताइए क्या आएगा, एक्स वाई प्लस में 2x, अब इसके साथ में प्लस में 3y प्लस में 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 6। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, ठीक है, तो 2x प्लस 3y, ठीक है, इज इक्वल टू 67, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा 6, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, ये इक्वेशन नंबर 7। अब मैं आगे करवाऊंगा नहीं, खुद करना, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेना इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। बोलो x और y की वैल्यूज आ जाएगी तो इसको सॉल्व कर सकते हो। x और y की वैल्यू जो आएगी ना वो लाइन पर ब्रेक आ जाएगी और यही हमने निकालना। तो इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट है।